बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावज़ दुनिया के देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। तमाम नए आने वालों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि नावज़ दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। राजपत राय ने आगे जाकर घोड़े को फिर इसकी जानिब मोड़ लिया। घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ आया। केदार जमीन से उठकर भागता हुआ दूर चला गया। तमाम सिपाहियों ने अपने घोड़ों से एक दायरा बनाकर इसे घेरे में ले लिया। राजा बहादुर का मकसद यही था कि केदार मुझसे दूर हो जाए। मैं तन्हा खड़ी रह गई। बिल्ली मुझसे जरा दूर एक पत्थर पर बैठी हुई थी। राजपत राय घोड़े को दुलकी चलाता हुआ मेरे सामने आ गया। इसने अब तक एक लफ्ज भी जुबान से नहीं निकाला था। शायद कमतर लोगों से बोलना अपनी तौहीन समझता था। वो चंद लम्हों तक मेरे बदन के हीरे को एक जोरी की निगाहों से परखता रहा। फिर इसका घोड़ा मेरे चारों तरफ घूमने लगा। मेरे पीछे जाकर राजपत राय ने मेरी साड़ी के आंचल को पकड़ लिया और उसे हाथ में लेकर मेरे जिस्म का तवाफ करने लगा। पहले निस्फ चक्कर पर मेरे सीने पर से साड़ी हट गई। मैंने सीने को छुपाने के लिए अपने हाथों की कैंची बनाई तो इसने अपना हाथ झटक कर इशारे से घूरते हुए कहा कि मैं अपने हाथ हटा लूं। मैंने हुक्म की तमील की। ना करती तो वो मुझे भी घोड़े से रोकते हुए गुजर जाता। फिर वो घोड़े पर मेरे तरफ चक्कर काटने लगा। हर चक्कर पर साड़ी का एक घेर खुलता जा रहा था। महाभारत की तारीख दोहराई जा रही थी। कौरवों के हाथों से दरपिद्दी की साड़ी के पेच खुल रहे थे और ये सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा था। अगर मैं अपने बूढ़े जिस्म में होती तो राजपत राय मुझ पर थूक कर गुजर जाता, मगर अब वो एक परवाने की तरह मेरे जवान जिस्म का तवाफ कर रहा था। टाइम औरत हुकूमत करने वाले मर्द को ही तरजीह देती है। फिर मेरे बदन पर रेशम का लहंगा और ब्लाउज रह गया। सामी खामोशी से तमाशा देख रही थी। राजपत राय ने अपने हाथ आई हुई साड़ी को एक तरफ फेंकते हुए अपने सिपाहियों को तरफ देखकर कहा, राजपत राय शिकारगाह से कभी खाली हाथ नहीं जाता। इस हिरनी को हमारे राह महल में पहुंचा दो। ये कहकर इसने वहां से जाने के लिए घोड़े की बाग मोड़ दी। मैंने जल्दी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरी एक प्रार्थना है। इसने पलटकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मेरे साथी को मेरे साथ रहने की इजाजत दीजिए। इसने घूर कर केदार की जानिब देखा, फिर पूछा, ये तेरा कौन है? मैं राजा बहादुर के सामने केदार को अपना यार नहीं बता सकती थी। इसे अपने साथ रखने के लिए मैंने कह दिया कि वो मेरा भाई है। मेरा वो झूठ काम आ गया। राजपत राय ने हुक्म दिया कि केदार को भी मेरे साथ राजमहल में भेज दिया जाए। फिर वो घोड़े को एड़ लगाकर दौड़ाता हुआ हमारी नजरों से दूर चला गया। हम दोनों सिपाहियों के दरमियान पैदल चलने लगे। सामी भी हमारे पीछे आ रही थी। केदार ने पलटकर इसे देखा, फिर मुतमिन होकर धीरे से बोला, मुझे यकीन है कि राजा साहब तुम्हारे जिस्म से नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि मैं समझ गई वो सामी के भरोसे पर यह बात कह रहा है। मुझे तो गुस्सा आया। वो कमबख्त मेरे पीछे पड़ गई थी। मैंने अपने गुस्से का इजहार नहीं किया। मैं केदार पर यह जहर नहीं करना चाहती थी कि एक राजा की सेज तक पहुंचने के लिए मैं खुद ही बेचैन हूँ। राजपत राय की तरह कोई राजा हो या केदार की तरह कोई बेकारी, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ अपने जिस्म की आग को जरा सर्द करना चाहती थी। यह जिस्म मैंने महज नुमाइश के लिए हासिल नहीं किया था। इस जिस्म के कुछ मचलते हुए तकाजे भी थे और वो हरामजादी सामी इन तकाजों को नहीं समझ रही थी। केदार ने कहा, मैं अब तक सामी को दुश्मन समझ रहा था। ये ठीक है कि वो मुझे भी तुम्हारे करीब नहीं आने देती, मगर इस वक्त वो मेरे साथ भला कर रही है। यहाँ से बचकर निकलने के बाद हम सोचेंगे कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाएगा। मैंने कहा, तुम हमेशा गधे के दिमाग से सोचते हो।
कि तुम समझते हो कि सामी राजा साहब को मेरे करीब आने से रोकेगी और जख्मी करेगी या परेशान करेगी तो वो हमें आसानी से छोड़ देंगे? क्या वो इस नाकामी का सारा गुस्सा हम पर नहीं उतारेंगे? तुम अपनी जिंदगी की खैर मनाओ। वो इसकी हालत में हमें मार डालने का हुक्म दे सकते हैं। ऐसे मौके पर मैं तो ये जिस्म छोड़कर निकल जाऊंगी, मगर तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? केदार अपनी खोपड़ी सहलाने लगा। बात इसकी समझ में आ गई थी। तब मैंने अपने मतलब की बात समझाई कि हमारी भलाई इसी में है कि मैं राजा साहब को इनकी तवक्को से ज्यादा खुश कर दूं, ताकि वो हमें इनाम के तौर पर रुखसत कर दें। लेकिन ये इसी वक्त हो सकता है जब सामी हमारे दरमियान ना आए। मैंने सोच लिया, राजमहल पहुंचते ही इसे ठिकाने लगाने की कोशिश करूंगी। इस दुनिया में 70 बरस गुजारने के बाद मैंने पहली बार एक राजा के महल को अंदर से देखा। ये सामी के जिस्म का एहसान है कि मैं इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गई थी और हैरानी से इस महल की सजावट को देख रही थी। और मसरत के दौरान मैंने काली बिल्ली पर तवज्जो नहीं दी। वो महल में पहुंचने के बाद कहाँ चली गई? केदार भी मुझसे अलग कर दिया गया, मगर इस वक्त मैं किसी के मुतल्लिक नहीं सोच रही थी, अपने आप में मगन थी। खुद को इस महल की महारानी समझ रही थी। महल की 4 दासियों ने मुझे होश के साफो शफाफ पानी में स्नान कराया, रेशम का ऐसा बारीक लिबास पहनाया जिसमें बदन छुप छुप कर इशारे करता था। फिर मुझे बड़े से आईने के सामने बिठाकर मेरे बाल संवारे। 16 सिंगार से मेरे हुस्न और शुबाब को शराब दो आतिशा बना दिया और मुझे खुशबुओं में बसाकर राजपूत राय की ख्वाबगाह में छोड़ दिया गया। राजा साहब अभी नहीं आए थे। 2 दासियां इसी कमरे में मेरे लिए खाने की ताल परोस रही थी। उसी वक्त एक दासी ने आकर खबर दी कि रानी जी पधार रही हैं। मैं घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। वक्ती तौर पर ही सही, मैं रानी जी के राजा को यहाँ छीनने के लिए आई थी। रानी हो या नौकरानी, कोई औरत ये नहीं चाहती कि कोई दूसरी आकर इसके पति को छीन ले। रानी जी भी गुस्से में तनतनाती हुई आई थी, लेकिन मुझ पर नजर पड़ते ही ऐसे ठटक गई जैसे अपनी सोच से ज्यादा सुंदरता देखकर हैरान रह गई हूँ। फिर इन्हें ख्याल आया कि वो मेरे सामने एकदम फीकी पड़ गई हैं और इनके साथ आने वाली दासियां भी मुझे ही देख रही हैं। वो गालियां देती हुई मेरे करीब आई और हर गाली के साथ एक एक सवाल करती गई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और राजा साहब की हत्या कैसे चढ़ गई हूँ। वो इतने गुस्से में थी कि अगर मैं राजा साहब के हुक्म से न लाई जाती और अपनी मर्जी से यहाँ आती तो वो मुझे इसी वक्त कत्ल कर देती। मैंने हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहा कि मैं मजबूर हूँ और जबरदस्ती यहाँ लाई गई हूँ। अगर मुझे यहाँ से सही सलामत निकल जाने का मौका मिले तो मैं अभी चली जाऊंगी। वो खुद ही समझती थी कि जवान लड़कियां महल में जबरदस्ती लाई जाती हैं। उन्होंने मुझे हकारत से देखते हुए कहा, अच्छी बात है, आज की रात गुजार ले। जब राजा साहब आए तो इन्हें इतनी शराब पिला देना कि वो मदहोश हो जाए। फिर मैं यहाँ आकर तुम्हें निकल जाने का मौका दूंगी। अगर सुबह होने से पहले तू यहाँ से ना जा सकी तो फिर कभी ना जा सकेगी। भगवान ने तुझे ऐसा रूप दिया है कि राजा साहब तेरे दीवाने होकर रह जाएंगे और मैं पागल होकर तुझे जान से मार डालूंगी। इसलिए मेरे हुक्म को अच्छी तरह याद रखना, इन्हें ज्यादा से ज्यादा पिला देना। मैं यहाँ फिर किसी वक्त पहुंचूंगी। ये कहकर वो पलट गई और तेजी से चलती हुई कमरे से निकल गई। मैं थोड़ी देर तक सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे दिल ने कहा, अगर राजपूत राय मेरा दीवाना बन जाए तो मैं इस मगरूर रानी की जगह ले सकती हूँ। राजा साहब मुझे और केदार को पुलिस और कानून की दस्तरस से बचा सकते हैं। मुझे कुछ अरसे के लिए इस खूबसूरत महल में जवानी की रातें और मुरादों से दिन गुजारने का मौका मिल रहा है।
लिहाजा मैंने फैसला कर लिया कि रानी जी का हुक्म नहीं मानूंगी। मैं खाने से फारिग हुई तो एक दासी ट्राली में शराब की बोतलें और गिलास ले आई। फिर वो कमरे से बाहर चली गई और राजा साहब ने अंदर आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वहां से पलटकर इन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे बिन पिए नशा आ गया हो। वो मेरी तरफ बढ़ते हुए नशीले लहजे में बोले, मेरी सेहत पर कितनी ही कलियां खिल चुकी हैं, मगर ऐसी मुंह बंद कली पहली बार देख रहा हूं, जिसे देखते ही शराब का नशा भूल गया हूं। जो रस तुम में है वो इस शीशे की सराही में नहीं है। वो मेरे एकदम करीब आ गए। इसी वक्त मैंने बिल्ली की गुर्राहट सुनी और घबरा कर पीछे हट गई। मैं इनसे कहना चाहती थी कि खतरा है, वो मेरे करीब ना आए, मगर इन्होंने अपने तजर्बे से सोचा कि पहले पहल हर लड़की इसी तरह पीछे हटती है, अदाएं दिखाती है, अपना जिस्म चुराती है और फिर खुद को इनके हवाले कर देती है। यही सोचकर इन्होंने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया, लेकिन इनका भी वही हशर हुआ। बिल्ली रोशनदान से छलांग लगाकर इन पर आई और पंजा मारती हुई पलंग पर जाकर बैठ गई। राजा साहब गुस्से से जैसे पागल हो गए। ऐसे नाजुक मौके पर वो एक मक्खी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वो बिल्ली ने पंजा मारकर इनके गैज़ो गजब को पुकार रही थी। इन्होंने चीख कर कहा, कहां से आ गई है ये बिल्ली, निकालो इसे। इनकी बात पूरी होने से पहले ही इसने उछलकर दोबारा हमला किया और इनके चेहरे पर खराशें डालती हुई कलीन पर जाकर खड़ी हो गई और दुम उठाकर गुर्राने लगी। राजा साहब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो दुश्मन की तरह दोबारा हमला करेगी। इन्होंने झुंझलाकर ट्राली से गिलास उठाया और इसका निशाना लिया। वो तो हट गई, मगर गिलास कलीन पर पहुंचकर चकनाचूर हो गया। एक राजा ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि इसका निशाना खाली चला जाए। वो ट्राली पर रखे हुए गिलासों को, शीशे की सराही को और बोतलों को उठा उठाकर बिल्ली पर हमले करने लगे। वो इधर से उधर उछल रही थी, छलांगे लगा रही थी और शीशे के टुकड़े तमाम कमरे में बिखरते जा रहे थे। ये शोर सुनकर बाहर खड़े हुए सिपाही दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। राजा साहब गुस्से से पांव पटकते हुए गए और दरवाजा खोलकर कहा, इस बिल्ली को पकड़ो और बाहर ले जाकर इसे शूट कर दो। सिपाही इसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ने की कोशिश करने लगे। दासियां फर्श पर बैठकर शीशे के टुकड़े चुनने लगी। मैंने कहा, राजा साहब, ये बिल्ली नहीं है, एक चुड़ैल है, हमेशा मेरा पीछा करती रहती है। अपने सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि इसे महल से दूर कहीं जंगल में ले जाकर इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें और आज रात इस महल में कुत्ते, बिल्ली या किसी भी जानवर को न आने दें। ये चुड़ैल जानवरों के बैरूप में चली आती है। पता नहीं राजा साहब ने कहां तक मेरी बात का यकीन किया। वैसे इन्होंने गुस्से में हुक्म दे दिया कि इस महल में कोई पालतू जानवर भी न रहे, वरना पहरेदारों की शामत आ जाएगी। बिल्ली इनकी गिरफ्त में आ गई थी। वो इसे लेकर बाहर चले गए। एक दासी शराब की दूसरी बोतलें लेकर आ गई। दूसरी दासियां अभी तक शीशे के टुकड़े कलीन पर से चुन रही थी। राजा साहब ने एक गिलास में शराब उंडेलते हुए गरज कर कहा, जाओ, निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। वो सब उठकर चले गए। राजा साहब ने एक ही सांस में गिलास खाली करते हुए मुझसे कहा, मेरा मुंह क्या देख रही हो, दरवाजा बंद कर दे। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। अब यहाँ आकर मुझे अपने हाथों से पिलाओ। मैंने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, रानी जी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको पिलाकर मदहोश कर दूं। अगर मैंने ऐसे न किया तो वो मुझे जान से मार डालेंगी। क्या? वो गुर्रा कर बोले, क्या लक्ष्मी यहाँ आई थी? अगर रानी जी का नाम लक्ष्मी है तो वो यहाँ आई थी। मैं इसे शूट कर दूंगा। दूसरा गिलास उठाकर उन्होंने पिया, फिर कहा, वो रानी है, मैं राजा हूँ, इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। वो इतनी निडर हो गई है
कि मुझसे भी लड़ती है। अभी मुझसे भी कह रही थी कि मैं तुझे यहाँ से निकाल दूं, नहीं तो वो मुझे भी कत्ल कर देगी। कभी इसके बाप ने भी किसी को कत्ल किया है? मुझे कत्ल करेगी। महाराज अधीरज राजपत राय को कत्ल करेगी। उल्लू की पट्टी। उन्होंने दूसरा गिलास भी खाली कर दिया। मैंने कहा, रानी जी के तेवर बहुत खराब थे महाराज। मुझे दो तरफ से खतरा है, एक तो रानी जी से, दूसरा इस काली बिल्ली से। वो गिलास पटक कर गुस्से से बोले, वो बिल्ली अब तक मर चुकी होगी, मेरे सामने इसका नाम न ले। क्षमा कीजिए महाराज, वो चुड़ैल मुझे पहले भी परेशान कर चुकी है। वो किसी मर्द को मेरे करीब नहीं आने देती, किसी न किसी बेरूप में मेरे पास चली आती है। आप किसी सिपाही को बुलाकर हुक्म दीजिए कि इस कमरे के आसपास किसी इंसान या जानवर को न आने दें। यहाँ तक कि आपके महल की कोई दासी भी इस दरवाजे के करीब न आए। वो घूर कर मुझे देखने लगे। 2 गिलास का नशा इनकी आंखों से बोल रहा था। इन्होंने झूम कर कहा, सिपाही को बुलाओ। मैंने दरवाजा खोल कर देखा, बाहर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। इनके अलावा कोई न था। हद नजर तक महल वीरान था। राजा साहब ने हुक्म दिया है कि किसी जानवर को और मुलाजम या मुलाजमा को इस कमरे के करीब ना आने दिया जाए। फिर मैंने दरवाजे को बंद कर दिया और इनकी तरफ बढ़ती हुई बोली, आज रात आप रानी जी से निमट लेंगे, मगर आपके जाने के बाद वो मुझसे बदला लेंगी नहीं लेगी। इसकी क्या मजाल है कि वो मेरी पसंद की किसी भी चीज को हाथ लगाए। सिर्फ मैं हाथ लगा सकता हूँ। उफ, इतना वक्त गुजर गया और अभी तक मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, जरा सा छू कर भी नहीं देखा कि तुम कितनी कोमल हो। वो ट्राली के पास से लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। मैंने भी आगे बढ़कर इन्हें सहारा दिया। बकवास मत करो, रानी जी की आवाज कमरे के बाहर सुनाई दी। फिर एक सिपाही की आवाज आई, हम आपके सेवक हैं, मगर महाराज का हुक्म है कि यहाँ किसी को। यू शट अप। रानी जी गरज रही थी, मैं कोई दासी नहीं हूँ, रानी हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम सबको स्टेट से बाहर कर दूंगी। सिपाहियों के जूते फर्श पर बजते हुए दूर चले गए। वो मुलाजम थे, राजा और रानी के झगड़ों में नहीं पड़ सकते थे, शायद इसीलिए चुपचाप वहां से चले गए थे। राजा साहब गुस्से से दरवाजे की तरफ देख रहे थे, फिर चीख कर बोले, लक्ष्मी यहाँ से चली जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। अब कौन सा भला हो रहा है? वो दरवाजा पीटती हुई बोली, और खोलिए, दरवाजा खोलिए, तुम सीधी तरह नहीं मानोगी। वो तनतनाते हुए आगे गए और दरवाजे को एक झटके से खोल दिया। फिर इनके कुछ कहने से पहले ही रानी जी ने चौखट पार की। कमरे की तेज रोशनी में मैंने एक खंजर आते देखी। इसके साथ ही राजपत राय के हलक से एक क्रा निकली। इनके जिस्म में वो खंजर पेवस्त हो गया। वो लड़खड़ा कर पीछे आए, सीने को दोनों हाथों से थाम कर झुके, फिर झुकते ही चले गए। इनके फर्श पर गिरना ही रानी जी ने चुपती हुई आवाज में मुझसे कहा, मैंने तुझसे कहा था कि तुझे यहाँ से निकल जाने का मौका दूंगी। चल मेरे साथ आ, देर न कर। किसी को अगर मालूम हो गया कि राजा साहब मर के हैं तो मैं तुझे इस कत्ल के इल्जाम में फंसा दूंगी। यह कहकर इसने खंजर के दस्ते को साफ करके, यानी अपनी उंगलियां के निशानात मिटाकर इसे मेरी तरफ फेंक दिया। वो मेरे कदमों के पास आकर गिरा। इसका चमकता हुआ फल सुर्ख लहू में डूबा हुआ था। अब वो बड़ी आसानी से मुझ पर इल्जाम लगा सकती थी कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए राजा राजपत राय को कत्ल कर दिया है। इस वक्त मेरी भलाई इसी में थी कि मैं रानी जी के हुक्म पर चलूं। मैं फौरन ही कमरे से बाहर आ गई। रानी जी ने दरवाजे को बंद किया और मुझे अपने पीछे आने का हुक्म देकर आगे बढ़ गई। आगे राहदारी के एक मोड़ पर 2 सिपाही खड़े हुए थे। रानी जी को देखते ही अदब से झुक गए। वो तहकमाना लहजे में बोली, महाराज ने बहुत ज्यादा पी ली है, अब इनके लिए यही मुनासिब है कि वो सुबह तक आराम करें।
मैंने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है। तुम दोनों की ड्यूटी वहां सुबह तक रहेगी। ना तुम दरवाजा खोलोगे और ना ही किसी को दरवाजा खोलकर अंदर जाने की इजाजत दोगे। जाओ। वो दोनों राजा साहब के कमरे की तरफ जाने लगे। रानी जी ने मुझे अपने कमरे में ले आई और मेरे रेशम के बारीक लिबास को देखकर बोली, मर्द को दीवाना बनाने के लिए अपने हुस्न शुबाब की नुमाइश कर रही है। हरामजादी, उतार दे इस लिबास को। इस अलमारी से कोई सादा सी साड़ी निकाल कर पहन ले। अब यहाँ तेरा छिनालपन काम नहीं आएगा। मैं इनकी गालियां सुनती रही और अलमारी से साड़ी निकाल कर पहनती रही। जी तो यही चाहता था कि इसे जलाकर राख कर दूं, मगर सब्र कर रही थी, क्योंकि अब वही एक औरत ऐसी थी जो मुझे इस महल के कैदखाने से निकाल कर ले जा रही थी। मैंने कहा, मेरा एक साथी इस महल में है, मुझ पर एक दया और कीजिए, इसे मेरे साथ कर दीजिए, मैं इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। वह हकारत से बोली, मैं जानती हूँ एक चिनाल अपने यार के बगैर नहीं रह सकती। वो बाहर तेरा इंतजार कर रहा है, चल आ मेरे साथ। मैं इनके पीछे चलने लगी। महल की दासियां और पहरेदार जहां भी नजर आए सब ने अदब से झुककर हमें जाने का रास्ते दे दिया। रानी जी ने कुछ ऐसी ही होशियारी से काम किया कि सुबह तक किसी को राजा साहब की मौत का इल्म नहीं होता। इसलिए हम बला रोक टोक महल के बाहर आ गए। बाहर आकर स्याह रंग की कार खड़ी हुई थी। इसकी पिछली सीट पर केदार बैठा हुआ था। मैं भी पिछली सीट की तरफ जाने लगी तो रानी जी ने मेरा बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, सामने बैठो। मैं चुपचाप सामने की सीट पर आ गई। मैं समझी थी कि इनका कोई ड्राइवर हमें इस इलाके के बाहर छोड़ आएगा, मगर रानी जी खुद कार चलाने आकर बैठ गए। इनके अंदाज से पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में हैं और हमसे हम शदीद नफरत करने के बावजूद हमें यहाँ से दूर ले जाने पर मजबूर हैं। मैं इस औरत के मिजाज को समझ गई थी। वो जो बोलती थी वो कर गुजरती थी। इसने राजा को धमकी दी थी कि मुझे महल से निकाल दिया जाए, वरना वो राजा साहब को ही कत्ल कर देगी। इस धमकी पर अमल कर चुकी थी और अब मुझे महल से निकाल कर ले जा रही थी। कार तेजी से चलती हुई महल के बड़े गेट से बाहर आ गई, फिर दम बदम बढ़ती हुई रफ्तार से भागने लगी। चारों तरफ रात की गहरी तारीकी फैली हुई थी। कहीं कहीं बस्ती के किसी मकान से रोशनी नजर आ जाती थी। कार की खुली हुई खिड़कियों से तेज हवाएं सनसनाती हुई अंदर आ रही थी। बस्ती से दूर होने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि अब राजा साहब के कत्ल के इल्जाम में मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, तो इस वक्त मुझे सामी याद आ गई। मैं रानी जी के सामने सामी का नाम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने केदार से काली बिल्ली का जिक्र किया। क्या तुमने महल में इस काली बिल्ली को देखा था? नहीं, वो मुझे नजर नहीं आई थी, इसने जवाब दिया। चलो अच्छा है, इससे हमेशा के लिए पीछा छूट गया। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि वो मुझे फिर परेशान करने नहीं आई। रानी जी मुझे राजा साहब से बचाकर लाई हैं। केदार ने रानी से कहा, भगवान आपका भला करे, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रानी ने सवाल किया, तुम दोनों इस काली बिल्ली से बहुत डरते हो? हाँ, मैंने कहा, वो बिल्ली नहीं चुड़ैल थी। क्या आपने इसे देखा है? इस महल में कोई बात मुझसे छुप ही नहीं रहती। मैंने देखा है, सिपाहियों ने गड्ढा खोदकर इसे जिंदा दफन कर दिया था। तुम दोनों इस काली बिल्ली के मुतालिक सोच रहे हो, मेरे बारे में नहीं सोचते कि सुबह राजपत राय की मौत की खबर फैलेगी तो मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊंगी। मैंने ही इस मुर्दा राजा का कमरा बंद किया है और वहां 2 सिपाहियों का पहरा लगाया है। कत्ल का इल्जाम सिर्फ तुम पर नहीं, मुझ पर भी आएगा। क्या मैं महल में वापस जा सकती हूँ? वाकई मैंने नहीं सोचा था कि रानी जी महल में वापस जाकर मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगी। अब मेरी समझ में आया कि वो ड्राइवर को साथ लाने की बजाय हमारे साथ अकेली क्यों आई हैं।
क्या आप वापस नहीं जाएंगी? नहीं, कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। कहानी को खत्म करने से पहले एक छोटी सी दरखास्त है तमाम नए आने वालों से कि नावल्स दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई किस्त आपको बआसानी मिलती रहे।